नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हम भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे का सुपर विश्लेषण करेंगे। कोरोना वायरस का ये वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का ब्लास्ट हो चुका है। अमेरिका की हालत भी खराब है। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन को कहना पड़ गया कि ओमिक्रॉन का प्रकोप अब बढ़ते जा रहा है और सर्दी का मौसम वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों पर बहुत भारी पड़ सकता है। जब अमेरिका और ब्रिटेन की यह हालत है तो फिर भारत के लिए यह वक्त एक्स्ट्रा खबरदार रहने और दूसरों से सबक लेने के। आज दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 से ज्यादा केस आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर गई है। 2 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच ओमिक्रॉन संक्रमण फैलने की रफ्तार से इतना तो साफ है कि आगे ये वेरिएंट भारत की तैयारियों और यहाँ के हेल्थ सिस्टम की क्षमताओं का टेस्ट लेने वाला है। आज हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि भारत की ओमिक्रॉन वाली तैयारियां सिर्फ कागज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और हवा तक सीमित है या धरातल पर भी इसे लेकर गंभीरता है। देश का स्वास्थ्य मंत्रालय इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या नीति बना रहा है, यह आपको एडवांस में पता होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री, ICMR और नीति आयोग ने आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह भी कहा है कि जिन जिलों में 5% से ज्यादा केस हैं, वो जरूरी तैयारी शुरू कर दें। हम आपको ओमिक्रॉन के नए लक्षण, इससे लड़ने वाली बूस्टर डोज की स्थिति और नई एंटीवायरल गोली पर भी पूरी जानकारी देंगे। ये पूरा विश्लेषण आपके लिए एक तरह से ओमिक्रॉन गाइड का काम करेगा और हम समय के साथ इस गाइड को अपडेट करते रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के मामले में एक नाकाम देश बताया है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मुंबई और पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और साजिद मीर जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। इन्हें सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त है। रिपोर्ट में हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में कार्रवाई के नाटक का उदाहरण दिया गया है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए बुरे समय का आलाम है और पाकिस्तान की परेशानी इस बात पर भी है कि इसमें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की गई है। आने वाले समय में इस रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय असर का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम इसे डिकोड करेंगे। देश में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया और तब से लेकर लगभग 15 दिनों में ओमिक्रॉन ने देश के 11 राज्यों में एंट्री कर ली। 2 दिसंबर के बाद आज 17 दिसंबर है और कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के खिलाफ अपनी सेंचुरी पूरी कर चुका है। कल तक देश में ओमिक्रॉन के 87 मामले थे। आज ये गिनती 109 पहुंच गई है। इस समय देश में सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र में हैं। यहां 40 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, जहां कल तक 10 मरीज थे। आज अचानक इनकी संख्या 22 हो गई। इसके बाद राजस्थान में 17, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 8, केरल में 5, गुजरात में 5 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के एक मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से, कोरोना का एक जो मरीज था ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मिला। यह संख्या पिछले 15 दिनों में ही 2 से 101 पर पहुंची है, यानी ओमिक्रॉन का खतरा भारत में बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। डेल्टा वेरिएंट से आई त्रासदी हम सब ने अपनी आंखों से देखी है। ऐसे में इस बार अभी से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप भारत की ओमिक्रॉन रिपोर्ट देखिए, मौजूदा परिस्थितियों का अंदाजा लगाइए। अब वक्त आ गया है कि भारतीय सावधान हो जाएं। वक्त आ गया है कि जो लापरवाही मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग में बरती जा रही थी, वो छोड़ दी जाए। वक्त आ गया है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि वो दिन हम सब ने देखा है जब डेल्टा वेरिएंट के दौरान बरती गई लापरवाही से देश में हाहाकार मच गया था। अस्पतालों में भी जगह नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें थी और शमशान घाटों पर आग बुझ नहीं पा रही थी। मात्र 15 दिनों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 100 से ज्यादा मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये कितना खतरनाक है, ये अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। ये बात हर वैज्ञानिक मानता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली को लीजिए। कल दिल्ली में 10 केस थे और आज 20 से ज्यादा केस हैं। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 40 सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, उसमें से तकरीबन 10 पॉजिटिव मरीज मिले। साफ तौर पर
सतर्क रहने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी बचा जा सकता है जब अलग अलग तरीकों से हम अपने आप को बचाएं। इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार तत्पर है, एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है ताकि कम से कम राजधानी में दहशत न फैले। अचानक से बढ़े कोरोना के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को परेशान कर दिया है। तमाम तैयारियों के बावजूद दिल्ली में ओमिक्रॉन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में भी हमारे यहाँ लोकनायक में इसको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया ओमिक्रॉन के केयर के लिए। अभी हमारे पास 10 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के एडमिट हैं जो कि जीन सीक्वेंसिंग से कंफर्म हुए। देश के ही कई वैज्ञानिक इस बात की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था, ठीक वैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर ला सकता है। इसका शुरुआती ट्रेलर दिल्ली में दिखा है। दिल्ली में 14 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 6 केस थे, 15 दिसंबर को 8 हो गए, 16 दिसंबर को ये संख्या 10 हो गई, 17 दिसंबर को ये संख्या 22 है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहां अभी तक 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और धारा 144 लगाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बचाव के तौर पर धारा 144 मुंबई में लागू कर दी है। आपको बता दें, दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 31 की रात के 12 बजे तक यह धारा मुंबई में लागू रहेगी। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जहां पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग होने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा जो भी इवेंट होंगे उन इवेंट्स में सिर्फ 50% लोगों को अलाउ किया जाएगा। हालांकि बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई सेलिब्रिटी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीर मुंबई के पाली हिल इलाके की है। इसी वास्तु बिल्डिंग में आलिया भट्ट रहती हैं। बीएमसी के कर्मचारी बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं। दरअसल आलिया करण जौहर की उस पार्टी में थी जिसमें करीना कपूर आई थी। करीना कपूर हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर जो गेट टुगेदर हुआ था, उसके बाद कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आने लगे थे, जहां पर सबसे पहले सीमा खान जो सोहेल खान की पत्नी है उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ऐसे कितने ही लोग थे जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया और बीएमसी अलग अलग जगह उसके बाद सैनिटाइज करती है और सैनिटाइजिंग करने पहुंचती है। ऐसे में आज बांद्रा के पाली हिल इलाके में बीएमसी पहुंची है। वास्तु बिल्डिंग में ये आलिया भट्ट का घर है और यहाँ कुछ ही समय पहले बीएमसी के कर्मचारी और एक सैनिटाइजेशन व्यक्ति जो पीपी किट पहना हुआ था वो यहाँ पहुंचा था और उन्होंने इसके प्रीमाइस को जो है वो सैनिटाइज किया है। अगर बीएमसी की माने तो बीएमसी का कहना ये है कि ये सैनिटाइजेशन इसके लिए किया गया है क्योंकि जिस वक्त से संक्रमण फैला उस वक्त आलिया भट्ट पार्टी में थी और सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है वो मानी जा रही है। ऐसे में इसी के लिए ये सैनिटाइजेशन उनके घर के बाहर किया गया है। विदेशों से आने वाले लोगों की सख्त स्क्रीनिंग और कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और खासकर ओमिक्रॉन से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ी है। तेलंगाना का हाल भी कुछ अलग नहीं है। तेलंगाना में शुक्रवार तक 9 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। केसेस की लगातार बढ़ती संख्या ने तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है। अब तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 6000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को स्क्रीन किया गया है। इन पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। 8 केसेस में से मात्र 2 केसेस ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, बाकी केसेस विदेशी मूल के पेशेंट्स के हैं। देश के 11 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं और वो भी केवल 15 दिनों के अंदर। यानी डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसीलिए पूरे देश को अभी से एक्स्ट्रा खबरदार रहना होगा। दिल्ली से रामकिंकर सिंह, हैदराबाद से आशीष पांडे और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ पारस दामा, आज तक। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक सिर्फ 109 केस ही तो मिले हैं। अगर आप यही सोचकर ओमिक्रॉन को हल्के में ले रहे हैं तो
आपकी ये सोच ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलाने वाली बूस्टर डोज साबित हो सकती है। और फिर भारत में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में वैक्सीन की दोनों डोज भी बेअसर साबित हो सकती हैं, जिसकी आशंका तमाम एक्सपर्ट्स जता चुके हैं। भारत में भले ही ओमिक्रॉन के मामलों ने आज शतक लगाया हो, लेकिन दुनिया है कि कई देशों में ओमिक्रॉन बेलगाम हो चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर के 91 देशों में फैल चुका है। 3 हफ्तों में ही ये वेरिएंट ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश में अपनी पावर दिखा रहा है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही असर है, जो वहां अब एक दिन में रिकॉर्ड 88,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के असर से कोरोना केस एक दिन में दोगुने हो रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में इस वक्त दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के केस दर्ज हो रहे हैं, जहां सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हुई थी। इन देशों में ओमिक्रॉन ने जिस तेजी से कहर बरपाना शुरू किया, उसमें भारत के लिए भी कई सबक छिपे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भले ही ओमिक्रॉन अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही बना हुआ हो, लेकिन ये नया वेरिएंट सिर्फ 3 हफ्तों में 85 से ज्यादा देशों के लिए कितना बड़ा वेरिएंट ऑफ थ्रेट बन चुका है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डर से समझिए। Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospitals they'll soon overwhelm. महामारी की शुरुआत के बाद से अमेरिका में 5 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से मर चुके हैं और अब ओमिक्रॉन ने अमेरिका में दहशत फैला दी है। अमेरिका के 50 में से 38 राज्यों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के केस सामने आ चुके हैं। अमेरिका में आ रहे कोरोना केस में से 3% ओमिक्रॉन के। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे राज्यों में तो ये संख्या और भी ज्यादा है, जहां 3 दिनों में ही कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो गया है। The Omicron variant is now estimated to represent about 3% of the cases in the United States. In some areas of the country, the estimates of Omicron are even higher, including in New York and New Jersey, where CDC projects that Omicron could represent about 13% of all cases. In looking at early data on transmissibility of Omicron from other countries, we expect to see the proportion of Omicron cases here in the United States continue to grow in the coming weeks. Early data suggests that Omicron is more transmissible than Delta, with a doubling time of about 2 days. ओमिक्रॉन ने ब्रिटेन में भी कोहराम मचा दिया है, जहां ओमिक्रॉन से पहली मौत दर्ज हो चुकी है और कोरोना की नई लहर दस्तक दे चुकी है। ब्रिटेन में 7 दिन से लगातार हर दिन औसतन 57,838 नए केस दर्ज हो रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 88,000 से ज्यादा नए मामले पाए गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले 2 से भी कम दिनों में 2 गुने हो रहे हैं। चेतावनी दी जा रही है कि अगले साल के अप्रैल तक 25,000 से 75,000 मौतें हो सकती हैं। ब्रिटेन में अब तक कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। सोचिए, 7 करोड़ से कम आबादी वाले ब्रिटेन में 1 करोड़ केस हो चुके हैं और ये ओमिक्रॉन की सुनामी का अलर्ट है, जिसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। This is a really serious threat at the moment. How big a threat? There are several things we don't know, but all the things that we do know are bad. And the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace, and therefore between the time that it first starts to really take off in a way people will be able to see and the point when we get to very, very, very large numbers. ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को ओमिक्रॉन ने अपनी सुपर पावर से परेशान कर दिया है, तो अंदाजा लगाइए कि और देशों का क्या हाल होगा। दक्षिण अफ्रीका को ही देख लीजिए, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट की 24 नवंबर को पहचान हुई थी और 3 हफ्ते में ही वो तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका में 9 नवंबर को कोरोना के 16,000 के करीब एक्टिव केस थे। 24 नवंबर को पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान होने तक वहां एक्टिव केसों की संख्या
20,610 तक पहुंच गई और एक हफ्ते बाद 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में 36,600 एक्टिव केस थे, जो 8 दिसंबर को बढ़कर 1,13,000 तक पहुंच गए और 13 दिसंबर को यह आंकड़ा 1,77,000 तक पहुंच गया। यानी अकेले दिसंबर महीने में ही दक्षिण अफ्रीका में संक्रमित मरीजों की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है और इसकी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। इसका सबूत यह है कि दक्षिण अफ्रीका में इस वक्त कोरोना के 98% नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले ही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वहां टेस्ट करवाने वाले हर 100 में से 31 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत का ऑफिशियल ऐलान भी हो चुका है। Africa is now officially in the 4th wave of the pandemic, which is partly due to the Omicron variant. There's been an 83% surge in new cases on the continent this week compared to the previous week. This is the fastest surge recorded since May last year. कोरोना वेरिएंट जिस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, वो इसे अब तक का सबसे पावरफुल वेरिएंट साबित करता है। इस वेरिएंट पर WHO का शोध कार्य 3 हफ्ते बाद भी जारी है, लेकिन ओमिक्रॉन हर सेकंड अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि भले ही तमाम देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई हो या पहचान नहीं हो पाई हो, लेकिन ओमिक्रॉन दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंच चुका है और भारत भी उनमें शामिल है। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। अब खुद अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा वैक्सीन कवरेज वाले देशों में शामिल अमेरिका और ब्रिटेन को ओमिक्रॉन ने इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है, तो भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन अगर बेकाबू हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को दुनिया के देशों ने कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट मानना शुरू कर दिया है और इससे निपटने के तरीके खोजे जा रहे हैं। एक ऐसा ही तरीका है बूस्टर डोज, जिसकी दुनिया के कई देशों में शुरुआत हो चुकी है और कई देशों में इसकी तैयारी चल रही है। अमेरिका में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन ने 40 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की सलाह जारी की है। ब्रिटेन ने तय किया है कि वो दिसंबर के अंत तक सभी को बूस्टर डोज लगा देगा। फ्रांस ने क्रिसमस तक 1.25 करोड़ बूस्टर डोज लगाने का टारगेट तय किया है। यहां तक कि अफ्रीकी देश इजिप्ट, मोरक्को, नाइजीरिया में भी तीसरी डोज लगवाने के कार्यक्रम लॉन्च हो चुके हैं। चीन, हांगकांग, जापान, सिंगापुर जैसे देशों में हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश हैं जहां या तो बूस्टर डोज लगाई जा रही है या लगाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इन देशों में भारत का नाम अभी शामिल नहीं है, क्योंकि भारत में फिलहाल बूस्टर डोज का कोई प्लान नहीं है। ये बात आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट की। दोनों डोज लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन के डर से अगर आप बूस्टर डोज लेने की तैयारी कर रहे हैं तो सब्र कीजिए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। बूस्टर डोज पर यही सरकार की नीति है। हमेशा इस सवाल के ऊपर सरकार की नजर रही है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन, डेटा एनालिसिस, ये सब कंटिन्यूसली दिया जाता है और इसके बारे में जो फैसला साइंस ड्रिवन होगा वो टाइमली फैसला लिया जाएगा। बूस्टर डोज को लेकर भारत सरकार की नीति अभी भी वेट एंड वॉच वाली है। वेट WHO के निर्देशों का किया जा रहा है और वॉच उन देशों को किया जा रहा है जहां ओमिक्रॉन की वजह से इमरजेंसी में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। If you're vaccinated, you have your booster shot, you're protected from severe illness and death. Period. Number 2, booster shots work. 3, boosters are free, safe and convenient. About 60 million people have been boosted. So go get your shot today. वैसे तो दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर कारगर है और क्या बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन की 2 डोज 33% तक ही असरदार हो रही हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने एक रिसर्च में कहा है कि मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ 70 से 75% इम्यूनिटी हासिल हो रही है। इजराइल में बूस्टर डोज को लेकर हुआ रिसर्च बताता है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना ओमिक्रॉन के गंभीर लक्षणों को रोकने में 93% तक कारगर है। इन नतीजों के आधार पर ही दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हालांकि भारत में
बूस्टर डोज पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मांग जरूर की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की थी, जिसे फिलहाल नामंजूर कर दिया गया है। देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों के पैनल इंसाकॉग ने 29 नवंबर को देश के 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को बूस्टर डोज देने की मांग रखी थी। वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज की जरूरत महसूस करते हैं। बूस्टर डोज must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने तय किया है कि बूस्टर डोज पर फैसले के लिए वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति पर ही चलेगा। सरकार पहले भी साफ कर चुकी है और आज एक बार फिर क्लियर कर दिया कि उसकी प्राथमिकता सबसे पहले पूरी वयस्क आबादी को 2 डोज देने का टारगेट पूरा करने पर है। What we are doing concurrently is engaging our scientific community to look at these issues on an ongoing basis. Have faith that when there is no resource constraint, epidemiology and scientific discourse and scientific underpinnings will decide this. But today the fact remains that all these approaches come after we have provided vaccination primary coverage to the maximum possible population. That remains the first and the foremost goal. And the focus, a very sharp focus on that, must be maintained, and that task we must accomplish in the shortest period of time, in the quickest manner. तो फिलहाल भारत में ना तो बूस्टर डोज लगने की शुरुआत होने वाली है और ना ही बच्चों को वैक्सीन देने की कोई जल्दबाजी है। यानी भारत की वैक्सीन नीति पर अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट बेअसर साबित हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन से खतरा डेल्टा के मुकाबले ज्यादा है, ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी मानता है, क्योंकि WHO ने कहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में जो विषय बताए हैं, हम फिर आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है वैसा किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में उस गति से बढ़ते हुए केसेस को नोट नहीं किया गया है। उन्होंने यह कंसर्न भी जाहिर किया था कि लोग ओमिक्रॉन को माइल्ड समझकर उसको डिसमिस ना करें, और जरूरी है कि जैसे कि पिछले 2 सालों से देश और दुनिया कोविड की लड़ाई में सतत प्रयास करते हुए मैनेज कर रहा है, उसी गति से ओमिक्रॉन या इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको भी उसी संभावना और उसी गति से हमें मैनेज करने की आवश्यकता है। जरूरी है कि ये समझें कि अगर बहुत अधिक संख्या में केसेस आने शुरू हो जाएं, इन्फेक्शन का स्प्रेड सडनली एकदम सर्ज के रूप में हमारे सामने आएगा, तो वह हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन कर सकता है और टू दैट एक्सटेंट एक हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने फिर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बूस्टर डोज की संभावनाओं को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अभी सरकार को इसकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। फिलहाल ओमिक्रॉन से बचाव की जिम्मेदारी खुद आपके कंधों पर है। हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। भारत सरकार ने बताया है कि विकसित देशों की तुलना में भारत में ज्यादा वैक्सीनेशन की गई है। अगर हम भारत की तुलना अमेरिका से करें तो 2 गुना ज्यादा टोटल वैक्सीनेशन यहां पर भारत में हुई है, और अगर ब्रिटेन से कंपेयर करें तो 11 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुई है। तो ये क्या कारण है कि भारत इस वक्त तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज पर कोई बात नहीं कर रहा और ना ही बच्चों की वैक्सीन के लिए कोई टाइमलाइन सामने बता रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन की कमी है, क्योंकि भारत में इस वक्त हर राज्य के पास बैलेंस वैक्सीन डोजेस पड़ी हुई हैं। तो क्या कारण हो सकता है जहां पर विकसित देश हमसे पहले बूस्टर डोजेस और बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत कर चुके हैं, भारत अभी भी इस बारे में बस सोच ही रहा है? हितेश कुमार के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। भारत में बूस्टर डोज पर भले ही फिलहाल वेट एंड वॉच चल रहा हो, लेकिन जिसकी एक संभावित वजह यह भी हो सकती है कि भारत में अब भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन की अब तक 136 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं, जिसमें करीब 82 करोड़ 57 लाख लोगों को पहली डोज लगी है। करीब 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। इसमें बूस्टर डोज लगाना भी एक चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि अभी देश की करीब 45% आबादी को दूसरी डोज लगना बाकी है। ओमिक्रॉन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर
शोध कर रहे हैं, वो ये पता लगाने के प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया इस नए खतरे से कैसे निपटेगी। वो ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और वैक्सीन कितना प्रभावी होगा। फिलहाल में ओमिक्रॉन पर 3 तरह की नई स्टडी सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि स्टडी में शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह वेरिएंट फेफड़ों पर डेल्टा के मुकाबले कम असर डालता है। इसके बावजूद शोधकर्ताओं ने लोगों को सावधान किया है कि यह वेरिएंट वैक्सीन इम्यूनिटी को भी कुछ हद तक मात दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, हार्वर्ड और MIT की एक स्टडी भी सामने आई है। इस स्टडी में कहा गया है कि अमेरिका में दी जा रही वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज से कुछ राहत मिल सकती है। अमेरिका में फिलहाल मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगाई जा रही है। ओमिक्रॉन पर तीसरी स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और स्विट्जरलैंड के बायोटेक कंपनी हुमाब्स बायोमेड की है। इसके अनुसार चीन की कंपनी सिनोफार्म की इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी नहीं है। स्टडी में शोधकर्ताओं ने माना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस तरह की वैक्सीन से पैदा हुई इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ऐसे वैक्सीन के असर को बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज जरूरी हो जाता है। 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज मिला था। तब से लेकर अब तक दुनिया के 91 देशों में यह फैल चुका है। भारत में भी फिलहाल इसके 101 मरीज मिल चुके हैं। तो जरूरी है कि हालात बिगड़ने से पहले ही इसके लक्षणों को पहचाना जाए, उसके अनुसार जांच और इलाज हो। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में कुछ खास लक्षण देखे जा रहे हैं, जैसे गले में खराश, नाक बंद होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और डायरिया। ऐसे लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी जुकाम में भी दिखते हैं, लेकिन इन लक्षणों में से अगर अधिकतर लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो तुरंत कोविड जांच करवानी चाहिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों में क्या लक्षण दिख रहे हैं, इस पर हमने दिल्ली के LNJP अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की। और अभी तक हमने देखा है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए हैं एयरपोर्ट से, वो सभी के सभी स्वस्थ हैं, स्टेबल हैं। उनको कोई ज़्यादा लक्षण नहीं है, ना तो उनको रेस्पिरेटरी फेलियर है, ना उसमें ऑक्सीजन की कमी है। उनको खाली साधारणतः गले में हल्का दर्द या उनको कमजोरी महसूस होना, इस तरह के लक्षण लेके ये लोग आ रहे हैं। और किसी को भी अभी तक तेज बुखार या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और किसी को भी ICU की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि कोई भी जब वायरल इलनेस होता है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, इस तरह के उसमें भी वायरस होता है। इसी तरह जो ओमिक्रॉन है, इसमें भी हल्का लक्षण होता है, मतलब कि बहुत हल्का बुखार, कमजोरी, बदन दर्द। जैसे हमने डेल्टा में देखा ना कि जब डेल्टा वायरस था, तो डेल्टा वायरस जब लास्ट सेकेंड वेव के दौरान जब आए, तो उसमें ज्यादातर मरीजों को बहुत सांस फूल रहा था, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था और ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 90 से नीचे जा रहा था। तो उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, उनको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उसके विपरीत इसमें ओमिक्रॉन में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मरीज अपने आराम से सांस लेता है और स्वतः ही विद इन वीक हमने देखा है कि वायरस जो है ओमिक्रॉन, ये बॉडी से क्लियर हो जाता है और उसकी RT-PCR नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस समय देश के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए सरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रही है। हमने ओमिक्रॉन के खतरे पर नीति आयोग के सदस्य VK पॉल से बातचीत की। जो एक इन्फोडेमिक की आप बात कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, झिझक रहे हैं, उनके लिए क्या आप बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? ये बताइए, वैक्सीन काम कर रही हैं हमारे देश को, बताइए। वैक्सीन हमारे देश की उपलब्धि है। वैक्सीन बनाए, बहुत मात्रा में बनाए और हमारा देश उन देशों में शामिल था जिसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत जल्दी, बहुत इफेक्टिव, बहुत एस्पिरेशनल तरीके से चलाया, मुफ्त में चलाया, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसकी उपलब्धि भी महान है। 135 करोड़ 136 करोड़ डोजेज लग गई हैं, 87% को 1 डोज लग गई है एंड सो ऑन। लेकिन जो छूट गए हैं उनको छूटना नहीं है, क्योंकि वैक्सीन होते हुए भी पहली डोज ना लगे, दूसरी उसके बाद ना लगे, तो यह बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि इस कड़ी में जब वायरस आता है, आया है भी, उसमें जो भी छूटेगा वो एक कमजोर कड़ी रह जाएगा। तो हमें
बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप प्लीज पहली डोज लीजिए अगर आपने नहीं ली है। थोड़े से हम में से छूटे हैं, रह गए हैं, उनकी तरफ पहुंचने में मदद करिए, उनको एक्सप्लेन करिए वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन की एफिकेसी, वैक्सीन से जो जानें बच रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ आई एक अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज कर दिया। अमेरिका के विदेश विभाग की इस रिपोर्ट के पन्ने पलटने पर ऐसा लगता है जैसे ये रिपोर्ट बाइडेन प्रशासन ने इमरान खान और पाकिस्तान की पूरी सत्ता की धुलाई करने के लिए तैयार की। पाकिस्तान में मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं, वहां आतंकवादियों को किस तरह सत्ता का आशीर्वाद मिला हुआ है, ये सब इस रिपोर्ट में दर्ज है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि उसकी पूरी सत्ता की बुराई के बीच रिपोर्ट में भारत के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की तारीफ हुई है। पाकिस्तान के आतंक प्रेम की एक और रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट क्या है? पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा बाहर आया है। रिपोर्ट पाकिस्तान में खुला घूम रहे आतंकियों के ठाठ का खुलासा करती है। भारत को निशाना बना रहे आतंकियों पर पाकिस्तान की आंख मूंदने का चरित्र चित्रण करती है। यह रिपोर्ट है अमेरिका के विदेश विभाग की। कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 में अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि आतंकी गुट पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले, साथ ही भारत को निशाना बनाने वाला लश्कर-ए-तैयबा और उसके पिछलग्गू संगठन, इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान अमेरिका के लोकतंत्र समिट में हिस्सा लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा सका। जरूर लोकतंत्र समिट में न आने का पाकिस्तान का फैसला चीन के दबाव में हुआ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भाव नहीं मिल रहा है, इसका भी दर्द इमरान खान को होगा। लेकिन सोचिए, इमरान लोकतंत्र समिट में आते और सच बोलते तो क्या कहते? यही ना कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित आतंकी भी खुला घूम रहे हैं। आतंकियों को मिल रहे आजादी वाले डिस्काउंट पर अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और 2018 मुंबई अटैक में प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर जैसे आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। माना जा रहा है कि दोनों पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। रिपोर्ट आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को भी उजागर करती है। रिपोर्ट में लश्कर चीफ हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई के नाटक का पर्दाफाश हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को अपने और दूसरे कैटेगरी में रखकर भेदभाव करता है। यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट 2020 की काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट में पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है। रिपोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी आतंकी संगठनों को पनाह दी है। 2008 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और साजिद मीर के बरखलाफ कार्रवाई छोड़ उन्हें पाकिस्तान में खुली छूट मिली है। अमेरिकी रिपोर्ट पाकिस्तान की एफएटीएफ वाली दुखती रग को भी छू रही है। रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सभी एक्शन प्लान को पूरा नहीं किया और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। अमेरिकी विदेश विभाग की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का एक और एपिसोड दोहराया गया, लेकिन इसमें भारत के लिए भी एक रेड अलर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2020 तक आईएसआईएस में भारतीय मूल के लड़ाकों की तादाद 66 है। पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में दक्षिण एशिया में बढ़ रहे कट्टरपंथ का ये प्रभाव चिंताजनक है। ये जो है चुनौती काफी से ज्यादा है, क्योंकि अगर देखो तो आईएसआईएस बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा है बड़ी देर से हिंदुस्तान में अपने आप को स्थापित करने के लिए, लेकिन उसको उस प्रकार की सफलता नहीं मिली। लेकिन ये रिपोर्ट अभी कह रही है कि कुछ हद तक उसको सफलता मिलनी शुरू हो गई है, जो हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। अमेरिकी रिपोर्ट में एक और दस्तावेजी सबूत है कि आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अलावा कोई चारा नहीं है। अमेरिकी रिपोर्ट में आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस नीति का खास जिक्र हुआ है और कहा गया है कि भारत के सुरक्षा बल आतंकी गुटों के खिलाफ
सक्रिय कार्रवाई करते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया है। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटाय शेरिंग ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी आपको सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो देने की घोषणा करते हुए मैं बेहद खुश हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को मिले सम्मान पर भूटान के प्रधानमंत्री से कहा कि मैं भूटान नरेश का शुक्रगुजार हूं। प्रधानमंत्री मोदी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। उन्हें अफगानिस्तान, यूएई और रूस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं। सऊदी अरब, फिलिस्तीन, मालदीव और बहरीन ने भी प्रधानमंत्री को अपने अपने विशेष नागरिक सम्मान से नवाजा है। सोल पीस प्राइज, यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जैसे सम्मान भी प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक